स्वागत है आप सभी साथियों का यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। मैथ्स और रीजनिंग के वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत हमने पिछले क्लास में विभिन्न संख्याओं के बारे में देखा था। आज हम उन्हीं संख्याओं को आगे बढ़ाते हुए एक अन्य प्रकार की संख्या को देखने वाले हैं और कवर करने वाले हैं, जो है रिकरिंग डेसिमल्स या आवर्ती दशमलव संख्याएँ। ठीक है, एग्ज़ाम में प्रश्न अगर आता है तो ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपसे जिस प्रकार के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपसे बनने वाला है। ठीक है, टॉपिक है बहुत इजी, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं रिकरिंग डेसिमल्स की। रिकरिंग डेसिमल्स हिंदी में कहेंगे आवर्ती दशमलव संख्याएं। ठीक है, तो कौन से संख्याओं को पहले दशमलव संख्याएं कहते हैं ये आप देख लीजिए। जैसे अगर मैंने लिखा भाई 1/2, तो इसका मान क्या होगा दशमलव में? 0.5। वही मैंने अगर 1/4 लिख दिया तो इसका दशमलव में मान क्या होगा? 0.25। ठीक है, 3/4 अगर लिख दिया तो ये क्या होगा? 0.75। तो इस प्रकार से यह जो संख्याएं दिख रही है आपको, इसे हम कहते हैं दशमलव संख्याएं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैंने पिछले क्लास में एग्जांपल आपको दिया क्या, 0.23 को लिख दिया और इसको p/q में कन्वर्ट करना है, मतलब रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना है, तो बड़े आसानी से इस दशमलव संख्या को आप रूपांतरित कर देंगे परिमेय संख्या में। किस प्रकार? 23/100 करके, 23/100 करके। क्योंकि दशमलव के बाद दो संख्याएं दिखाई दे रही है तो आपने क्या लगा दिया? नीचे 2 शून्य लगा दिया और इस प्रकार ये कन्वर्ट हो गया p/q में। और चूंकि कोई भी संख्या अगर p/q में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब वह संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन इन दशमलव के अलावा कुछ ऐसी भी संख्याएं होती है जो बार बार रिपीट होती है। उन्हीं संख्याओं को कहते हैं आवर्ती संख्याएं, आवर्ती दशमलव संख्याएं या रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, देखिए रिकरिंग या आवर्ती का मतलब क्या होता है? रिकरिंग या आवर्ती का मतलब होता है बार बार पुनरावृत्त होने वाला, बार बार रिपीट होने वाला। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे दशमलव जो बार बार रिपीट होते हैं उन्हें हम आवर्ती या रिकरिंग डेसिमल्स कहेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं आपसे, 0.333333 चलता रहता है ये। तो इस प्रकार के जो दशमलव दिखाई दे रहे हैं उन दशमलव को कहा जाता है आवर्ती दशमलव संख्याएं या रिकरिंग डेसिमल्स। बार बार पुनरावृत्ति हो रही है दशमलव के बाद के अंकों की। ठीक है, तो दशमलव संख्या तो है, साथ ही साथ बार बार पुनरावृत्ति होने के कारण इन्हें रिकरिंग डेसिमल या आवर्ती संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इन आवर्ती संख्याओं को, क्या इन रिकरिंग डेसिमल्स को p/q में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं? सबसे बड़ा सवाल ये, प्रश्न यहाँ से बनते हैं, क्या इन दशमलव संख्याओं को, आवर्ती दशमलव संख्याओं को p/q में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं? तो सबसे पहले मैं इसी बारे में बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो परिमेय संख्या के बारे में मैंने पिछले क्लास में काफ़ी डिटेल में बताया था, कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या में कन्वर्ट की जा सकती है, परिमेय संख्याएं होती है। तो देखिए, मैंने एक चीज़ कहा था कि कोई ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद कभी ख़त्म ना हो, दशमलव के बाद कभी ख़त्म ना हो, वह संख्या p/q में कन्वर्ट नहीं हो सकती, रूपांतरित नहीं हो सकती। और जो संख्या p/q में रूपांतरित नहीं होगी वह परिमेय संख्या नहीं होगी। क्लियर है? जैसे मैंने उदाहरण बताया था पाई का, पाई होगा 3.14 और इसके बाद जो संख्याएं निरंतर चलती ही रहती है, ख़त्म नहीं होती। और कारण ये बताया था, चूंकि दशमलव के बाद संख्या ख़त्म नहीं हो रही है तो आपको यह पूरा करके नीचे कितने ज़ीरो लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं ना कितने हैं, तो नीचे भी कितने ज़ीरो लगाने होंगे नहीं पता आपको। तो चूंकि नीचे कितने ज़ीरो लगेंगे नहीं पता, हम नहीं लिख सकते। ऊपर भी कहाँ तक करें नहीं पता, तो p/q में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इस कारण पाई जो है वो कैसी संख्या थी? अपरिमेय संख्या। वैसे ही उदाहरण दिया था मैंने √2 का, √3 का।
ठीक है। तो इन संख्याओं का भी दशमलव के बाद जो है कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार इन संख्याओं को भी p बाई क्यू में निरूपित नहीं कर सकते हैं, तो √2 √3 भी आपका अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं, माफ कीजिए, √2 की वैल्यू 1.414 और आगे चलते रहती है ना, तो आगे चलते रहती है, तो इसको भी हम p बाई क्यू में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि नीचे कितना जीरो लगाना है नहीं पता, वैसे ही √3 के साथ है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई √4 जो है, वर्गमूल 4 जो है, परिमेय होगा या अपरिमेय, तो सभी के सभी वर्गमूल वाली संख्याएं अपरिमेय नहीं होती, क्योंकि √4 की वैल्यू, वर्गमूल 4 की वैल्यू क्या होती है 2, और 2 क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि यह p बाई क्यू में कन्वर्ट हो सकता है क्या करके, 2/1 करके। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये और ये एग्जाम्पल है अपरिमेय संख्या के, क्योंकि दशमलव के बाद संख्याएं खत्म नहीं हो रही है, p बाई क्यू में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे इस कारण। तो चलिए फिर अब इसी बेस पे हम बात करेंगे इन संख्याओं की। तो अब आप बोलेंगे कि देखिए दशमलव के बाद ये भी संख्याएं खत्म नहीं हो रही है, तो इसको p बाई क्यू में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, जहां तक मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया है। तो अगर आप अभी ऐसा सोच रहे हैं तो आपका सोचना सही है, लेकिन आंसर गलत है। अगर आप कर दिए कि इसको p बाई क्यू में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन मैंने तो बताया था कि अगर दशमलव के बाद खत्म नहीं हो रहा है तो नहीं कर पाएंगे। रुकिए, यह जो है, यह जो नंबर का मैंने एग्जांपल लिया है, यह अनलिमिटेड डेसिमल्स है, कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन यह अनलिमिटेड डेसिमल्स नहीं है, यह रिकरिंग डेसिमल्स है या आवर्ती दशमलव है। और आवर्ती दशमलव हमेशा, ध्यान रखेंगे, आवर्ती दशमलव हमेशा परिमेय संख्या में परिवर्तित किए जा सकते हैं। मतलब कोई भी आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या होगी, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है और ये क्यों अनलिमिटेड होने के बावजूद हम इसको p बाई क्यू में कन्वर्ट कर पाएंगे, चूंकि इनको नहीं कर पा रहे थे इनको कर पाएंगे, ये मैं क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले आप ध्यान रखिए, कोई भी रिकरिंग डेसिमल या आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या होगी, मतलब p बाई क्यू में कन्वर्ट होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है इसका मैं समाधान कुछ देर में करने वाला हूं, बने रहिए। देखिए, यह जो संख्या और इस संख्याओं में अंतर है, यहां पर 3.14 के बाद जितनी भी संख्या मिलेंगी वो अलग अलग, मतलब उसमें कोई पैटर्न नहीं होगा, उसमें कोई भी पैटर्न नहीं होगा। ठीक है, कोई भी नंबर आते जाएंगे, उसमें कोई भी पैटर्न नहीं होगा। लेकिन इसमें पैटर्न है, देखिए क्या पैटर्न है कि दशमलव के बाद संख्या एक ही रूप से रिपीट होती जा रही है, आवर्त होते जा रही है। तो इस संख्याओं को आवर्ती संख्या कहते हैं। और चूंकि ये आवर्ती संख्या है, इस कारण ये अनलिमिटेड तो दिख रहा है, लेकिन इसको लिमिटेड किया जा सकता है, क्या करके 0.333 को कर देंगे हम 0.3 और इसके ऊपर लगा देंगे ये साइन, जिसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार। इसको बोलते हैं बार। मतलब जो संख्या दशमलव के बाद बार बार रिपीट कर रही है, उसके ऊपर बार लगा दिया तो वो लिमिटेड बन जाती है। मतलब मजाक के तौर पे समझने के लिए मैंने बताया। तो अगर आवर्ती संख्याओं में मैंने ऊपर में ये लगा दिया, मतलब बार लगा दिया, तो वो संख्याएं अनलिमिटेड से लिमिटेड बन गई, पुनरावृत्त होने वाली संख्या बन गई क्या? लिमिटेड। और एक ही बार हमने लिख दिया, कर दिया। अब चूंकि संख्याओं को एक ही बार मैंने लिख दिया तो p बाई क्यू में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, 0.3 के ऊपर बार लगा दिया क्योंकि 3 ही रिपीट कर रहा था। तो देखिए अब कैसे निरूपित करेंगे हम इसको p बाई क्यू में। जो संख्या दिख रही है उसको लिख दीजिए, लिख दिया मैंने, जैसे इस वाले केस में किया था। 0.23 लिख रहा था तो 23 लिख दिया मैंने। यहाँ पर 0.3 दिख रहा है तो 3 लिख दिया मैंने। डिवाइड करेंगे जैसे यहाँ डिवाइड किया था। अब दशमलव के बाद दो संख्या है, दशमलव के बाद एक संख्या है। दशमलव के बाद दो संख्या होने के कारण 2 शून्य लगाया था और ये क्या थे? नॉन रिकरिंग डेसिमल, मतलब ये आवर्ती दशमलव नहीं थे, तो डबल जीरो लगाया था 2 अंकों के बदले। लेकिन चूंकि ये आवर्ती संख्याएं हैं, इसके बदले यहाँ पर हम 0 नहीं लगाएंगे। आवर्ती अंकों के बदले या आवर्ती दशमलव के बदले हम 0 नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? 9 लगाते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार ये हो गया निरूपित p बाई क्यू में 3/9। और 3/9 को जब हम और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/3। और 1/3 आप भाग देकर देख लीजिए, ये कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए,
क्या मिलेगा आपको? 0.33333। बात समझ में आ रही है? तो बहुत ही ईजिली कन्वर्ट हो गया ये। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, नोट करते जाइएगा। जो भी संख्याएं आवर्ती नहीं है, जो भी दशमलव आवर्ती नहीं है, रिकरिंग नहीं है, उसके बदले हम जीरो लगाते हैं। दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है उतने जीरो। वैसे ही यहाँ पर दशमलव के बाद जितने अलग अलग आवर्ती अंक होंगे उसके बदले 9 लगाएंगे। चूंकि यहाँ पर एक ही आवर्ती संख्या थी, अंक थी, तो इस कारण एक ही 9 हमने लगाया। बात क्लियर है दोस्तों? तो 1/3 और 1/3 की ही मान होती है क्या? 0.33333। क्लियर है? तो चलिए एक एग्जांपल और मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे एक और मैं ले रहा हूँ 0.6666। ठीक है? तो आप बड़े आसानी से इसको मेरे साथ बना सकते हैं और आपका आंसर भी आ गया होगा। 2 मिनट का समय आपके पास है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। 0.6 और उसके ऊपर लगा दिया क्या? बार, क्योंकि ये आवर्ती अंक दिख रहे हैं, आवर्ती दशमलव दिख रहे हैं और एक ही है, 6 ही रिपीट हो रहा है। तो 0.6 के ऊपर लगा दिया बार। P/Q में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो लिख दिया जो संख्या दिख रही है 6 लिख दिया। दशमलव के बाद एक ही अंक ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में मतलब हर में एक ही 9 लगेगा। और इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, मतलब क्या आ गया? 2/3। और 2/3 जब आप सॉल्व करेंगे या कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 0.6666। ठीक है दोस्तों? तो यह था आवर्ती दशमलव को P/Q में कन्वर्ट करना। इससे किस तरीके से अलग है आवर्ती संख्याएं, यह मैंने आपको बता दिया। ये P/Q में कन्वर्ट नहीं होंगे क्योंकि इसके बाद रिपीट तो कर रहे हैं, मतलब ख़त्म तो नहीं हो रहे हैं लेकिन रिपीट नहीं कर रहे हैं, उनमें पैटर्न नहीं है। इसमें पैटर्न है, पैटर्न ये है कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है डिफरेंस? चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अभी सेम टॉपिक हमको आगे बढ़ाना है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको कराने वाला हूँ। ये टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपका प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा दोस्तों। चलिए एक अन्य उदाहरण के तौर पे मैं थोड़ा सा अलग एग्जांपल लेता हूं आपके सामने और वो है 0.16666 कंटिन्यूएशन में है। मतलब आपको पता चल गया चूंकि रिपीट हो रहा है तो ये भी क्या होगा? किसका एग्जांपल होगा? रिकरिंग डेसिमल का एग्जांपल होगा। कोई दिक्कत नहीं है। और सारे के सारे रिकरिंग डेसिमल P/Q में कन्वर्ट होते हैं। अब इसको कन्वर्ट करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि देखो इसके पहले हमने देखा था 0.333 या 0.666, उसमें क्या हो रहा था कि दशमलव के बाद सारे अंक रिपीट हो रहे थे। लेकिन इसमें क्या दिख रहा है आपको? इसमें दशमलव के बाद एक अंक जो है 1 वो रिपीट नहीं हो रहा है और उसके बाद जो 666 है वो रिपीट हो रहे हैं। मतलब दशमलव के बाद कुछ अंक रिपीट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो इसको डील करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। वो ऐसे है कि चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप 0.1 और 6 लिख दिया। बार किसके ऊपर लगाएंगे? बार उसी के ऊपर लगेगा जो अंक रिपीट कर रहे हैं। तो कर दीजिए किसके ऊपर? सिर्फ 6 के ऊपर, 1 के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि 1 तो रिपीट नहीं कर रहा है, 6 रिपीट कर रहा है, तो 6 के ऊपर बार लगा दिया। बार बार आने वाले अंक के ऊपर एक बार लगा के रोक दिया। बस ऐसे याद रखना है। अब फिर से वही बात की, जो संख्या दिख रही है उसको लिख दिया। 16 दिख रहा है, लिख दिया, बटे। अब बताइए नीचे क्या आएगा? तो जहां तक मैंने आपको बताया है कि जो अंक दशमलव के बाद रिपीट नहीं कर रहे हैं उनके बदले लगाते हैं 0। जैसे ये वाले उदाहरण में क्या किया था? 23/100, दोनों अंक रिपीट नहीं कर रहे थे तो 2 शून्य लगा दिया। लेकिन वहीं पर इस वाले उदाहरण में क्या किया था? जो अंक रिपीट कर रहे थे, बार बार पुनरावृत्त कर रहे थे, उसके बदले 9 लगा दिया। तो यहाँ पर तो दोनों है, एक रिपीट हो रहा है, एक नहीं हो रहा है। तो अब बता दीजिए क्या लगेगा? तो आप बोलेंगे कि एक 9 लगेगा और एक 0 लगेगा। सही है? तो एक 9 और एक 0 को लगाना किस प्रकार है? तो देखिए, अगर आप ऐसा कर दें कि एक 0 लगा दें और 9 लगा दें, तो 0 और 9 का मतलब क्या हो जाएगा? 9 ही हो जाएगा ना। मतलब 0 लगाने का कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि 0 9 को लिखे तो 9 ही होने वाला है। तो 0 का क्या पर्पस हुआ? कोई नहीं। तो आपको जो 0 और 9 लगाने हैं वो इस प्रकार लगाने हैं। पहले 9 रहेगा हमेशा, उसके बाद 0 रहेगा। क्लियर है दोस्तों?
सीधी सीधी बात, कोई चेंजेस नहीं किया हमने। हमको बस ये पता है कि जो रिकरिंग नहीं होता है, जो रिपीट नहीं करता है, उसके बदले शून्य लगाते हैं, जो रिपीट करते हैं उसके बदले 9 लगाते हैं। तो यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा है उसके बदले शून्य, जो रिपीट कर रहा है उसके बदले 9। बस ध्यान रखें कि 9 पहले लगेगा, शून्य बाद में। अब एक और चेंज रहेगा कि इस संख्या को जो हमने इस तरीके से रूपांतरित किया है, इसको पूरी तरीके से देखने पे जो भी अंक होल रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से रिपीट नहीं होते दिखाई दे रहे हैं, उससे अंश में हमको माइनस कर देना है। इस पूरे अंक को देखते हुए, पूरे पूर्ण रूप से देखते हुए, जो भी अंक रिपीट होते नहीं दिखाई दे रहे हैं उससे ही अंश में हमको माइनस कर देना है, न्यूमरेटर में माइनस कर देना। तो देखिए, इसको पूर्ण रूप से देखने पे कौन सा अंक जो है रिपीट होते नहीं दिखाई दे रहा है, और वो है 1। 1 रिपीट नहीं हो रहा है, तो इस 1 को आपको अंश से माइनस कर देना है, घटा देना है। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 15/90, और 15/90 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/6, और 1/6 की ही वैल्यू होती है क्या, 0.16666। क्लियर है? तो इस तरीके से बहुत ही ईजिली आप अब p/q में कन्वर्ट कर पाएंगे किसी भी आवर्ती दशमलव संख्याओं को। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं, 0.18888, ठीक है। तो फटाफट कर लेते हैं, क्या होगा, 0.18 बार, कोई दिक्कत नहीं है। जो संख्या दिख रही है लिख दीजिए पूरा, 18 लिख दिया। 1 रिपीट हो रहा है उसके बदले 9 लगा दिया, 1 रिपीट नहीं हो रहा है उसके बदले 0 लगा दिया। अब जितना जो डिवाइड होता है उसको आप कर सकते हैं, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 0 और ज़्यादा करें तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। माफ़ कीजिए, इसमें एक गलती ये हो गई। देखिए, ये गलती जनरली हो जाती है कि हमने क्या लगा दिया, 18 लिख दिया और नीचे 9 लगा दिया और 0 लगा दिया। लेकिन एक चीज़ करना भूल गए। क्या करना भूल गए कि इस पूरे नंबर को एक साथ देखने पे कौन सा रिपीट नहीं हो रहा है, वो रिपीट नहीं हो रहा है 1, तो अंश से 1 को माइनस करना है। अब फाइनल आंसर आएगा 17/90। अब ये सही है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब चूंकि कटेगा नहीं है ना, तो आपका आंसर क्या आ गया, 17/90। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं कुछ आपके सामने उदाहरण पेश कर रहा हूँ जिसको आपको सॉल्व करना है। चलिए एक उदाहरण के तौर पे मैं आपके सामने रख रहा हूँ, 0.564646464 एंड सो ऑन। ये आपके सामने एक प्रश्न है जिसको आपको p/q में कन्वर्ट करके बताना है। शून्य 0.5646464, मतलब आपको एक चीज़ पता चल गया कि यहाँ पर ये जो है ये संख्या भी आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। चूँकि इसमें क्या रिपीट कर रहा है बताइए, एक पैटर्न के रूप में फॉलो करते हुए 646464 रिपीट हो रहा है एक एक इंटरवल के बाद, है ना। तो कर देते, 5 तो रिपीट नहीं हो रहा है, 6 और 4 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 6 और 4 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। क्लियर है? अगले स्टेप में जितनी संख्या दिख रही है उसको लिख दिया ऐसा 564। डिवाइड करेंगे दशमलव के बाद, देखेंगे कितनी संख्या रिपीट हो रही है। तो 2 अलग अलग संख्या अब रिपीट हो रही है, 6 और 4, है ना। 2 अलग अलग जो अंक हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो कितने 9 लगेंगे, अलग अलग अंकों के बदले जो रिपीट हो रहे हैं उनके बदले अलग अलग 9 लगेगा। तो चूंकि अलग अलग नंबर हैं यहाँ पर 2 अलग अलग 9 लगेंगे, और एक अंक जो रिपीट नहीं हो रहा है उसके बदले क्या लगेगा, 0 लगेगा। क्लियर है? और आखिरी स्टेप ये है कि इस नंबर को पूर्ण रूप से देखने पे जो भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, जो भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है, किसको, इसको पूर्ण रूप से देखने पे जो भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है, आवर्ती नहीं है, उससे अंश में हम माइनस कर देते। तो बताइए किससे माइनस करेंगे, 5 से, क्योंकि 5 रिपीट
नहीं हो रहा है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 559/990। बात समझ में आई आपको? तो ये है, इस तरीके से P बाई Q में कन्वर्ट करना है किसी भी आवर्ती संख्याओं को। ठीक माइनस किया ना मैंने? हाँ ठीक माइनस किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपको कोई भी नंबर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये आप कैंसिल करने से क्या क्या कटता है क्या नहीं कटता वो देख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा कौन कौन सी चीज़ें कटती है कौन सी नहीं कटती है। 11 14 11 देख लीजिएगा, फिर वो आखिर में जितना जो कटता है फाइनल कटने के बाद जो आपका परिमेय संख्या मिलेगी वो आपका फाइनल आंसर होगा। फिलहाल आपको कन्वर्ट करना आ गया। आगे बढ़ते हुए कुछ और प्रश्न में देखते हैं जिससे आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। 3.76 डायरेक्ट मैंने कर दिया बार, मतलब ये किस तरीके से रहा होगा 3.76 76 76 76, तो उसको क्या कर दिया 3.76 के ऊपर बार लगा दिया, जो भी संख्या रिपीट हो रही है बार बार। इसको कन्वर्ट करते हुए क्या करेंगे, देखिए 376 लिख दिया, जो संख्या दिख रही है पूरी की पूरी लिख दी मैंने वैसे की वैसी। अब देखें नीचे क्या लगेगा, नीचे मतलब हर में 9 और 0 लगाने के लिए 9 और 0 लगाने के लिए क्या देखना है कि दशमलव के बाद अंक रिपीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो दशमलव के बाद सभी अंक रिपीट कर रहे हैं, मतलब 7 और 6 रिपीट कर रहे हैं, तो नीचे क्या लगने वाला है 2 9 लगने वाला है। 3 रिपीट नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पर 0 लगा दें। देखिए नीचे 9 और 0 लगाने के लिए आप एक पॉइंट नोट करिए कि हमेशा आपको दशमलव के बाद देखना है। बात समझ में आई? लेकिन अंश में माइनस करने के लिए, न्यूमरेटर में माइनस करने के लिए आपको नंबर को एज अ होल देखना है और उस अंक से माइनस कर देना है जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो कौन सा रिपीट नहीं हो रहा है, 3 रिपीट नहीं हो रहा है, तो किससे माइनस कर देंगे 3 से माइनस कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा 373/99, ये हो जाएगा आंसर। और जब इसको सोल्व करके देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। करके देख लीजिएगा, बिल्कुल चेक करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर में। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका रिकरिंग डेसिमल्स। इसको नोट करते जाइएगा सारा, कॉपी में मैं आपके सारे क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ बारी बारी से। तो एक टाइप तो ये हो गया कि भाई आपको P बाई Q में कन्वर्ट करना होता है। मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ कुछ, जैसे एक होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, लिखते जाइएगा। यदि कोई संख्या f इज इक्वल टू 0.84 181 और 81 के ऊपर है बार, ठीक है 0.84 181 और बार किसके ऊपर है 81 के ऊपर, तो इसको P बाई Q में कन्वर्ट करके आपको बताना है। ठीक, इसको P बाई Q में कन्वर्ट करके बताना है। और उसके आगे सुन लीजिए प्रश्न क्या बताना है। इसको P बाई Q में कन्वर्ट करने के बाद आपको बताना है कि हर अंश से कितना अधिक है, हर अंश से कितना अधिक है। इंग्लिश में बोलूं तो इंग्लिश में बोलने पे ये होगा कि डिनोमिनेटर एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय, डिनोमिनेटर एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय, मतलब हर जो है अंश से कितना अधिक है। यह पूरा प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में आपको अपने आंसर लिख के भेजने हैं। ठीक है दोस्तों, और कोई प्रश्न के रूप में आपको अगर मैं दूं तो चलिए एक और ले लीजिए। 0.423 इसके ऊपर बार, इसको सिंपल P बाई Q में आपको कन्वर्ट करके बताना है बस। ठीक है, एक और प्रश्न लेते हुए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। 0.0534 इसको भी P बाई Q में कन्वर्ट करके बताइए। इन सभी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजने हैं। जो भी सही आंसर देगा
उसका मैं नाम अगले क्लास में अनाउंस करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी आप सही आंसर देंगे तीनों क्वेश्चन का, तीनों के सही आंसर का, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में माफ़ कीजिए अगले क्लास में आपका नाम अनाउंस करूँगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो ये हो गया किसी भी आवर्ती दशमलव संख्याओं को पी बाई क्यू में कन्वर्ट करने की मेथड। प्रश्न बनते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं कुछ इस टॉपिक से महत्वपूर्ण और बताने वाला हूँ। जैसे एक प्रश्न मैं ले लेता हूँ, डायरेक्ट आपको बताता हूँ। फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं ये जो प्रश्न है एग्जाम में ना, ये इस प्रकार के प्रश्न 0.63 का बार धन 0.37 प्लस 0.80 बार, इन सब को आपको जोड़ना है। मतलब आवर्ती दशमलव का योग, आवर्ती दशमलव संख्याओं का योग, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रिकरिंग डेसिमल्स, इन संख्याओं को जोड़ने के लिए एग्ज़ाम में अधिकतर प्रश्न आते हैं। बात समझ में है? अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इन सब को जोड़ने के लिए पहले इनको पी बाई क्यू में कन्वर्ट कर देते हैं और वो इस प्रकार हो जाएगा कि 63/99, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर 37/99, फिर 80/99, है ना। और इस प्रकार सबको जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं? आपका आ जाएगा LCM, मतलब लघुत्तम हर का 99, ऊपर हो जाएगा 63/37/80, सबको जोड़ेंगे तो अंश में कुछ आएगा, नीचे आएगा 99, भाग दे देंगे, फिर आंसर आएगा। चला गया आराम से 5-7 मिनट, उसके बाद भी आंसर आने की गारंटी नहीं है। तो इस प्रकार से कभी भी इन संख्याओं को पी बाई क्यू में कन्वर्ट करके आप जोड़ेंगे नहीं, कभी भी नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो फिर भी इजी है, क्योंकि सभी का लघुत्तम क्या आ रहा है 99। लेकिन मैं अगर क्वेश्चन को ऐसा कर दूँ, क्या कर दूँ, 6 3 1 3 7 और 8 0, या फिर ऐसा कर दिया मैंने, ऐसा कर दिया, तो फिर क्या होने वाला है? इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 631 - 6/990 होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रही है? तो नीचे 990 आ गया, इधर 99 आ गया, फिर आप एलसीएम लेते बैठे रहेंगे। या फिर इसी संख्या को मैं अगर कर दूं 0.63 है ना, उसको बार सिर्फ किस पे लगा दूं? 3 पे, तो ये कन्वर्ट हो गया क्या होगा? 63 - 6/90, और इधर 37/99, और इधर 80/99। तो अब देखिए 99, 90 और 99 का लघुत्तम लेना पड़ेगा, जो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा कठिन है, टाइम वेस्ट होगा। तो कभी भी पी बाई क्यू में कन्वर्ट करके आपको नहीं जोड़ना है। बात समझ में आई? ये अलग तरीके का प्रश्न है कि कोई भी आवर्ती संख्याओं को, दशमलव को पी बाई क्यू में कन्वर्ट करेगा, वो अलग प्रकार का प्रश्न है। सिर्फ कन्वर्ट करना ही बोलेगा तब हमको कन्वर्ट करना है, लेकिन जब जोड़ने कहा जाएगा तो हमको कन्वर्ट करके नहीं जोड़ना है, उसके लिए एक अलग तरीका होगा जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, चलिए जोड़ेंगे इसको, चलिए जोड़ के देखते हैं। चलिए आपका जोड़ना है ये, तो अब एक काम कर लीजिए, 3 कॉलम बना लीजिए, लेफ्ट, मिडिल और राइट। ये 3 कॉलम बन गए आपके। लेफ्ट साइड में हमेशा दशमलव के बाएं वाला अंक आएगा। दशमलव के बाएं साइड जो अंक है वो क्या है? तीनों नंबर्स में 0 0 0। बीच वाले भाग में हमेशा यह आवर्ती अंक आने वाले हैं जो दशमलव के बाद है। दशमलव के बाद आने वाले आवर्ती अंक, बात समझ में आई? तो कितने कितने हैं? 2 है, 2 है, 2 है। तो इसमें भी आवर्ती संख्याओं की संख्या होगी 2। क्या आने वाला है इसमें? रिकरिंग डिजिट्स आने वाले हैं। संख्या क्यों? क्योंकि 2 है, 2 है, 2 है, तो बीच में भी संख्या कितनी आएगी? आवर्ती संख्या 2 अंक आने वाले हैं। अगर कभी ऐसा हो कि किसी एक संख्या में एक ही आवर्ती संख्या हो, बाकी में 2 तो भी यहाँ कितने अंक आएंगे? 2 अंक आएंगे। बात समझ में आ रही है? 1 2 2। लेकिन कई बार केस अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पर दे दे ऐसा 3
रिकरिंग डिजिट्स, 2 रिकरिंग डिजिट्स, मतलब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर कितनी संख्याएं आएंगी? रिकरिंग डिजिट्स तो आएंगे, लेकिन कितनी बार? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर लेना होता है एलसीएम 3, 2 और 2 का, और 3, 2, 2 का एलसीएम जब लेंगे तो आएगा 6। मतलब बीच वाले भाग में आवर्ती अंकों की संख्या होगी 6। मतलब किस प्रकार लिखना पड़ेगा? 6, 3, 1, 6, 3, 1। इसको कैसे लिखेंगे? 3, 7, 3, 7, 3, 7। इसको कैसे लिखेंगे? 8, 0, 8, 0, 8, 0। बात समझ में आई? मतलब जितने भी यहाँ पर आवर्ती संख्याएं होती है उनका एलसीएम लेते हैं तो ये डिसाइड होता है कि मिडिल वाले पार्ट में कितने अंक आएंगे, आवर्ती अंक। और चूंकि आवर्ती है तो बार बार रिपीट होता है उसके बाद। जैसे 6, 3, 1 खत्म हो गया, फिर क्या चालू होगा? फिर 6, 3, 1 चालू होगा। 3, 7 खत्म हो गया तो फिर से 3, 7, फिर से 3, 7, 8, 0, 8, 0, 8, 0, इस प्रकार चलता जाएगा। लेकिन कभी भी इस प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न एग्जाम में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया, कोई भी चांस ना ले इस कारण। तो चूंकि यहाँ पर सभी आवर्ती संख्या कितने कितने अंक हैं? 2, 2 अंक हैं। तो जब आप एलसीएम लेने जाएंगे 2, 2, 2 का, तो एलसीएम क्या मिलेगा? 2 ही तो मिलेगा। तो बीच वाले भाग में कितने अंक रहने वाले हैं? 2, 2 अंक रहने वाले हैं। तो फटाक से लिख देते हैं हम क्या? 6, 3 पहले संख्या का, दूसरे संख्या का 3, 7 और तीसरे संख्या का 8, 0। बात समझ में आई? राइट साइड में कोई भी केस हो हमेशा 2 अंक ही आएंगे। कोई भी प्रश्न हो राइट साइड में हमेशा 2 अंक ही आएंगे। कौन से 2 अंक आएंगे? रिकरिंग वाले ही 2 अंक आएंगे। तो रिकरिंग वाले कौन से? फिर से 6, 3, 3, 7 और 8, 0। चलिए जोड़ लीजिए सबको, ये हो गया अरेंजमेंट। इतना सब बताने के लिए लग रहा है टाइम नहीं लगेगा आपको, समझने के टाइम पे टाइम लगता है, करने के लिए टाइम नहीं लगता। चलिए जोड़ते हैं, राइट साइड से जोड़ना चालू करते हैं। जैसे हम जोड़ते हैं साधारण प्रश्नों को। 7, 3 कितना हो गया? 10 का 0, हासिल आई 1, 6 और 1 7, 3 10, 8, 18 का 8, हासिल आई इधर। अब इधर का ट्रांसफ़र कर देना है जो कैरी फॉरवर्ड है। 3, 1 4, 7 4 11, 1 फिर 1 हासिल आई, 6 1 7, 3 10, 8 18 का 8, हासिल आई 1 और इधर आ जाएगा 1। क्लियर है? तो अब मैं लिखने वाला हूँ डायरेक्ट उत्तर, जो भी जुड़ने वाला है काम हो गया। यहाँ पर 1 है, अब इसके बाद दशमलव शून्य चालू हो रहा था तो यहाँ पर क्या लगा दूंगा? दशमलव। देखिए इसके बाद दशमलव चालू हो रहा था तो यहाँ दशमलव लगा दिया। इधर क्या संख्या दिख रही है? 8 1। बस राइट साइड वाला जो भी रिजल्ट आता है उसको आंसर में नहीं लेते हैं। तो उसका यूज़ क्या हुआ? उसका यूज़ सिर्फ इतना है कि जो भी संख्या को जोड़ेंगे उससे कैरी फॉरवर्ड जो मिलेगा, हासिलाई जो मिलेगी वो लेना है। बात समझ में आ रही है? तो इसका उपयोग सिर्फ हासिलाई के लिए करते हैं, आंसर में ये पार्ट शामिल नहीं होता। तो आंसर में क्या लेना है? बस इन 2 पार्ट को, लेफ्ट और मिडिल वाले पार्ट को। तो 1.81 लिख दिया, लेकिन आंसर पूर्ण नहीं है। देखिए ऑप्शन में ये भी होगा और आंसर में ये भी होगा, आंसर में ये भी होगा और आंसर में ये भी होगा। तो ध्यान रखिए क्या करेंगे, मिडिल वाले पार्ट में जो भी रिजल्ट आता है उसके ऊपर बार लगाना ना भूलें। तो मिडिल वाले पार्ट में क्या आया था? 81 आया था, तो उसके ऊपर बार लगाना नहीं भूलना है। तो ये हो जाएगा कंप्लीट आंसर क्या? 1.81 बार, ये आंसर है आपका फाइनल। तो इस प्रकार हमको जोड़ना है किसी भी आवर्ती दशमलव संख्याओं को। ठीक है दोस्तों, तो एक प्रश्न मैं और आपको होमवर्क के तौर पे देना चाहूँगा, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मतलब 3 प्रश्न अभी हो गए और अभी एक और प्रश्न दे दूंगा। तो इस प्रकार आपको 4 प्रश्न कमेंट बॉक्स में आंसर करके भेजने हैं। जिसका भी सभी का सभी उत्तर सही होगा उसका मैं नाम अगले वीडियो में अनाउंस करने वाला हूँ। अपने नाम भी लिख दीजिए कृपया, है ना, क्योंकि यूज़र आईडी जो है अलग नाम से बनाते होंगे, अपना नाम लिख के ज़रूर भेजें। चलिए प्रश्न लिखेंगे 3.36 बार ऋण 2.05 प्लस 1.33 इसके ऊपर बार। यह आपको प्रश्न करने हैं। अब देखिए इसमें घटाना भी है जोड़ना भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अरेंज तो आपको ऐसे ही करना है। तो एक काम कर लीजिए कि पहले इन दोनों को आप घटा लीजिएगा, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ जोड़ लीजिएगा। ये हिंट है आपका। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपको करना है, जैसे मैंने बताया है वैसे ही करना है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि कई बार लोग क्या करते, जैसे इसी संख्या का मैं एग्जांपल लूँ तो क्या करते लोग 0.63 बार लगा था,
0.37 और 0.80 को सिंपल जोड़ देते हैं। बार लगा है, बार को इग्नोर करके सिंपल जोड़ देते हैं, जैसे दशमलव संख्याओं को जोड़ा जाता है। तो कैसे होगा आंसर देखिए, 7 3 हो जाएगा 10, हासिल आई 1, 6 1 7 3 10 और 8 18 और एक कैरी फॉरवर्ड, मतलब 1.80 आंसर आ जाता है। और ये भी ऑप्शन में रहता है और लोग बड़े आसानी से इसको उत्तर मान लेते हैं और अपने सही उत्तर में इसको काउंट करके बोलते हैं कि हमारा इतना मार्क्स आ रहा है। यही गलतफहमी हो जाती है कि अपना मार्क्स कुछ कैलकुलेट किया और आता कुछ और है रिजल्ट, यही अंतर होता है। बात समझ में आ रही है? तो भैया बार जब दिया है तो उसका कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ना उत्तर में, कि नहीं पड़ेगा? तो फ़र्क ऐसे पड़ेगा, इस प्रकार से नहीं करना है, इस प्रकार से करना है। तो ये था आज का टॉपिक, आवर्ती संख्याओं को p/q में कन्वर्ट करना, मतलब परिमेय संख्याओं में कन्वर्ट करना, फिर आवर्ती संख्याओं का योग और घटाना। ठीक है, चले मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अन्य इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मतलब अन्य टॉपिक मतलब नंबर सिस्टम ही चल रहा है, पूरे डिटेल से कवर कराएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा आपका। ठीक है, सारी चीज़ें कवर होगी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, हर प्रकार के प्रश्नों के साथ। प्रैक्टिस सेट भी आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आप घर में अच्छे प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकें। और इतना भी हाई लेवल का प्रश्न नहीं कराएंगे हम जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, और ऐसा है कि बैंकिंग लेवल का बिल्कुल नहीं। हम किसी भी वनडे एग्ज़ाम को जो CGPSC से संबंधित है या अन्य स्टेट PSC से संबंधित है या किसी भी वनडे एग्ज़ाम से संबंधित है, चाहे वो ACF हो या अन्य प्रकार के व्यापम की परीक्षाएं हो, कोई भी, तो उसका लेवल को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी कराई जा रही है हर प्रकार के प्रश्नों की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में नंबर सिस्टम के किसी अन्य टॉपिक के साथ में। बचे हुए होमवर्क कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। धन्यवाद।